कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार एक गुरु जो कि आयुर्वेद के बड़े ही झांता थे, वो अपने भिक्षु को उपदेश दे रहे थे। अब आपको तो पता ही है कि पहले प्राचीन समय में किताबें नहीं हुआ करती थी। गुरु अपने सभी शिष्यों को बिना किताबों के ही ज्ञान दिया करते थे, और वो ज्ञान आज हमें किताबों में भी नहीं मिलता है। ऐसे में वो गुरु उन सभी शिष्यों को कह रहे थे कि बच्चों, क्या आप सभी लोगों को पता है कि हम लंबे समय तक स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? तो उनके शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव, हमें पता नहीं है, लेकिन आप हमें इसके बारे में विस्तार से बताइए। तब गुरु ने कहा कि एक छोटा सा नियम है जो हमें अनेकों बीमारियों से दूर रखता है और हम लंबे समय तक जवान रह सकते हैं। जो भी व्यक्ति इस नियम का पालन करता है वह बुढ़ापे की अवस्था में भी जवान दिखाई पड़ता है। उसके चेहरे पर तेज रहता है, उसकी त्वचा में एक चमक रहती है, वह हर समय ऊर्जा से भरपूर रहता है। और जो व्यक्ति इस नियम का पालन नहीं करता है वह भरी जवानी में ही बुढ़ा दिखाई देने लगता है। उसके बाल सफेद हो जाते हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती है, त्वचा रूखी रूखी हो जाती है और वह हमेशा थका थका महसूस करता है। इसलिए आज जो मैं तुम्हें नियम बताने वाला हूं उसे तुम बड़े ही ध्यान से सुनना, क्योंकि यह एक छोटा सा नियम आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। तभी एक शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, क्या वो नियम सरल है? क्या उस नियम को हम सभी आसानी से अपना सकते हैं? शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, हाँ, ये नियम बहुत सरल है और इसे हर व्यक्ति अपना सकता है। तुम भी अपना सकते हो। ये नियम बहुत आसान है, बस तुम्हें इसका ठीक से पालन करना आना चाहिए। तभी वह शिष्य बोला कि गुरुदेव, लेकिन वह नियम क्या है? तब गुरु ने बताया कि वह नियम है कि हमें रात में भूखा सोना चाहिए। गुरु की बात सुनकर शिष्य घबरा गया और गुरु से बोला कि गुरुदेव, यह आप क्या कह रहे हैं? भूखा सोना है, मुझसे तो इस नियम का पालन नहीं होगा गुरु, क्योंकि देखो, मैं तो भूखा नहीं सो सकता हूं। शिष्य की बात सुनकर गुरु फिर मुस्कुराए और बोले, पहले तुम मेरी पूरी बात तो सुनो, तुम इस पूरे नियम के बारे में तो समझो। मैं तुम्हें यह थोड़ी कह रहा हूं कि तुम सुबह भोजन करो और इसके बाद भोजन ही ना करो और रात को भूखे सोने जाओ। फिर गुरु ने सभी शिष्यों से कहा, अब आप सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। और फिर गुरु ने बताना शुरू किया कि अब तक आपने अपने जीवन शैली में जो भी बदलाव किए हैं, जिन नियमों का पालन किया है, उन सभी में से जो आज का नियम है वह महत्वपूर्ण है। यह आपको बहुत अधिक लाभ देगा। यह नियम कोई कठिन नियम नहीं है, आप सरलता से इसका पालन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में एक प्राण शक्ति होती है जो हमारे सभी कार्यों को संपादित करती है। जैसे कि जब हम भोजन करते हैं तो वो प्राण शक्ति हमारे भोजन को पचाने में लग जाती है। हम कोई दिमाग का कार्य कर रहे होते हैं तो उस समय वो प्राण शक्ति उस दिमागी कार्य को ठीक तरीके से संचालित करने में लग जाती है। जब हम दौड़ रहे होते हैं तो दौड़ते समय भी हमारी जो प्राण शक्ति है वो कार्य करती है। वो प्राण शक्ति हमारे शरीर के हर कार्य को संपादित करती है। लेकिन यहां पर एक बात समझने वाली ये है कि प्राण शक्ति केवल एक समय में एक ही कार्य कर सकती है। अगर आप भोजन करते हैं और भोजन करने के तुरंत बाद अगर आप कुछ गहरी सोच में पड़ जाते हैं तो आपके पाचन तंत्र पर इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो प्राण शक्ति है वो पूरे तरीके से पाचन पर लग ही नहीं पाती है। उसे तो आपने बांट दिया है। प्राण शक्ति का काम था कि जो भोजन आपने खाया है वो उसको पचाए, लेकिन आप तो गहरी सोच में डूब गए और प्राण शक्ति को एक नया काम मिल गया। अगर आप भोजन करने के बाद कोई शारीरिक परिश्रम करना शुरू कर देते हैं या फिर तेज तेज चलना शुरू कर देते हैं तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि प्राण शक्ति जो पूरी तरह से पाचन पर लगती थी वो अब आपके तेज चलने पर खर्च हो रही है। इसलिए आपको भोजन करने के बाद बहुत तेज नहीं चलना है, नहीं तो आपकी प्राण शक्ति आपके तेज चलने की तरफ आकर्षित हो जाएगी। इसीलिए आपको भोजन करने के बाद धीरे धीरे ही टहलना है। इसके बाद गुरु ने उन शिष्यों को कहा कि यह तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि प्राण शक्ति एक समय में एक ही काम यह कर सकती है, लेकिन जब आप देर रात में भोजन करते हैं, देर से आप खाना खाते हैं, तो पता है क्या होता है? इससे हमारे शरीर पर 3 प्रभाव पड़ते हैं। अब आप सभी इन 3 प्रभावों को ठीक से समझो। पहला प्रभाव जो हमारे शरीर पर पड़ता है वो ये है कि जो आपकी जठराग्नि होती है वो सूर्य के साथ काम करती है। यानी कि जैसे जैसे सूर्य का उदय होता है तो आपकी जो पाचन अग्नि है वह बढ़नी शुरू हो जाती है। दोपहर में वह बढ़ जाती है और संध्या काल में वह थोड़ी मंद पड़ जाती है। इसीलिए संध्या काल में हल्का भोजन करें और यही ठीक रहता है। और आपको यह भी ध्यान रखना होता है कि आपको शाम का भोजन सूर्य अस्त होने से पहले ही कर लेना है। अगर सूर्य अस्त हो गया तो आपकी जो जठराग्नि है वह बिल्कुल कम हो जाएगी और उस मंद जठराग्नि में जब आप भोजन करते हैं तो वो भोजन ठीक से नहीं पचता है।
अगर आपने 7 बजे भी भोजन भी किया होगा तो वो भी नहीं पचता है, क्योंकि उस समय जठराग्नि मंद थी, इसीलिए भोजन ठीक से नहीं पचता है और वो शरीर में लंबे समय तक पड़ा रहता है, ज्यादा समय तक रुका रहता है। इसी वजह से वहां पर सड़न पैदा होने लगती है और वही सड़न हमारे लिए विष का कारण बनती है, जहर का कारण बनती है, आपके शरीर के लिए हानिकारक होती है। इसीलिए आपको समझना है कि आप अगर सूर्य अस्त होने से पहले भोजन करते हैं तो जठराग्नि प्रदीप रहती है और भोजन ठीक से पचता है। दूसरा प्रभाव जो आपके शरीर पर पड़ता है वो ये है कि रात्रि के समय जो आपकी प्राण शक्ति है वो हीलिंग में लगनी चाहिए, यानी कि शरीर में जो मरम्मत होनी है, शरीर में जो टूट फूट होती है उसकी मरम्मत में वो प्राण शक्ति लगनी चाहिए। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं और सो जाते हैं, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि प्राण शक्ति एक समय में एक ही कार्य करती है। लेकिन जब आप खाना खाकर तुरंत सो जाते हैं तो आपकी क्रॉनिक शक्ति पूरी तरह भोजन को पचाने में लगी रहती है और इस वजह से वो हीलिंग का कार्य जो है वो नहीं कर पाती है, शरीर की मरम्मत नहीं कर पाती है। और जब वो प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, यानी कि आप खाते हैं और सो जाते हैं, तो फिर बहुत सारी बीमारियां शुरू होने लग जाती है, क्योंकि आपके शरीर की मरम्मत हो ही नहीं पाती है। आपकी प्राण शक्ति ठीक से अपना कार्य नहीं कर पाती है, वो हीलिंग का, मरम्मत का कार्य नहीं कर पाती है और इसी वजह से अनेक बीमारियां पैदा हो जाती है। तीसरा प्रभाव जो हमारे शरीर पर पड़ता है वो यह है कि जब आप भोजन करने के तुरंत बाद सोने चले जाते हैं तो आपका दिमाग कहता है कि मुझे तो नींद चाहिए, और आपका शरीर भी यही कहता है कि मुझे तो नींद चाहिए। लेकिन आपका पाचन अंदर क्या कहता है कि अभी मैं सक्रिय हूं, मुझे तुमने काम दिया है, अब इस काम को मुझे करना है, तो आप भी जागते रहोगे, तभी तो मैं अपना कार्य ठीक से कर पाऊंगा। यानी कि दो विरोधाभास स्थितियां पैदा हो जाती हैं। दिमाग की तरफ से तो सो जाओ और पेट की तरफ से जागो, ऐसी स्थिति में नींद गहरी नहीं हो पाती है और गहरी नींद ना होने के कारण शरीर को आराम भी नहीं मिल पाता है। आप सो तो जाते हैं 7 घंटे या 8 घंटे, लेकिन सुबह उठने में आपको कठिनाई होती है, आप दिन भर ऊर्जावान महसूस भी नहीं कर पाते हैं। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि रात भर प्राण शक्ति ठीक से शरीर की मरम्मत, शरीर की हीलिंग का काम नहीं कर पाई। आपकी जठराग्नि, आपकी प्राण शक्ति पूरी तरह से पाचन तंत्र पर केंद्रित रही, उसने पूरी रात भोजन को पचाने में ही अपना समय दिया और फिर जैसे आप सुबह उठते हैं तो उठते ही फिर कुछ खा लेते हैं और इसी वजह से बार बार खाने से हमारी प्राण शक्ति पूरी तरह से पाचन पर ही लगी रहती है और शरीर के दूसरे कार्य मंद पड़े रहते हैं, जो कि शरीर के लिए बहुत जरूरी थे। ये 3 प्रभाव थे जो हमारे शरीर पर पड़ते हैं। अगर आप सूर्य अस्त होने के बाद भोजन करते हैं तो और भारी भोजन खाते हैं तो और इससे आपकी पाचन प्रणाली पूरी तरह से बिगड़ जाती है, खत्म हो जाती है और फिर आप इसे ठीक करने के लिए चूरन लेते हैं, अनेक प्रकार के तरीके अपनाते हैं, तब भी जाकर यह ठीक नहीं हो पाती है। लेकिन जो स्वाभाविक प्रणाली है उस पर तो आप ध्यान ही नहीं देते हैं। यह स्वाभाविक प्रणाली जो परमात्मा ने आपको दी है, जिसे आपका शरीर खुद ही खुद को साफ कर लेता है, खुद ही खुद की बीमारियों को ठीक कर लेता है। फिर गुरु सभी शिष्यों से कहते हैं कि अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, शरीर अपनी बीमारियां अपने आप ठीक करेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या करना है इस बात को समझो। इसके लिए आपको 7 बजे से पहले अपना आहार लेना है। अगर आप 7 बजे से पहले भोजन कर लेते हैं तो उसके बाद आप 9-10 बजे तक सोने के लिए जाते हैं, तो आपके पास लगभग 3 घंटे का समय होता है। और जो यह 3 घंटे का समय होता है और इसमें जो भी आपने हल्का फुल्का भोजन किया है वह आपके पेट से नीचे उतरना शुरू हो जाता है और उसका अर्धपचन हो जाता है, यानी कि पाचन का आधा कार्य समाप्त हो जाता है। उसके बाद आप सो जाते हैं, तो सोने के बाद 1 बजे तक आपका भोजन ठीक से पच भी जाता है, यानी कि आपने 7 बजे भोजन किया तो आपका आधा भोजन 10 बजे पच गया और जो बचा वह रात्रि के 1 बजे तक पच गया। और 1 बजे के बाद जो आपकी प्राण शक्ति है वो मरम्मत का कार्य करेगी, वो हीलिंग का कार्य करने लग जाएगी। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि आपकी प्राण शक्ति अपने कार्य को ठीक तरीके से करे, उसके लिए आप 2 तरीकों से भूखा रह सकते हैं। मैं आपको उपवास करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि उपवास करना सबके लिए संभव नहीं है। जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको कहा जाता है अर्ध उपवास, या इसे प्रातकालीन उपवास भी कहते हैं। इसमें आपको उपवास करना है। वह उपवास आपको 16 घंटे का करना होता है और इसकी शुरुआत आप ऐसे कर सकते हैं कि आपने शाम को जो भोजन किया था 7 बजे, उसके बाद अगले दिन आप 7 बजे ही भोजन करें, क्योंकि जब आप 7 बजे भोजन कर लेते हैं तो वह भोजन आपका रात्रि में 1 बजे तक पच जाता है। उसके बाद आपके शरीर के पास लगभग 6 घंटे होते हैं और इस 6 घंटे में प्राण शक्ति शरीर की मरम्मत का कार्य करती है। आप शाम को 7 बजे भोजन करें और उसके बाद सुबह 7 बजे भोजन करें, और यह नियम हर कोई अपना सकता है। यह बिल्कुल सरल है, लेकिन अगर आप रात को 8, 9 या फिर 10 बजे भोजन खाते हैं तो आप अपने इस नियम को बदलें और 7 बजे भोजन शुरू करें, क्योंकि यह छोटा सा नियम आपके जीवन में बड़ा बदलाव करेगा। दूसरी सारी चीजें बाद में, पहले अपने शरीर के स्वाभाविक प्रणाली को ठीक करना है। अगर आपको इस नियम से और भी ज्यादा फायदा लेना है तो आप शाम को 7 बजे भोजन कीजिए और उसके बाद सुबह 11 बजे भोजन करिए। अगर आप 7 से 11 बजे भोजन करते हैं तो आपके शरीर के पास 16 घंटे होते हैं, जिसमें वह भोजन का पाचन भी करेगा और उस भोजन को पचाने के बाद वो रिपेयरिंग का काम करना भी शुरू कर देगा। इस प्रकार से जब आप अपने शरीर को आराम देते हैं, पाचन तंत्र को रिलैक्स होने देते हैं, प्राण शक्ति को अपना कार्य करने देते हैं, तो ये प्राण शक्ति आपके पूरे शरीर को प्रभावित करेगी, पूरे सिस्टम को ठीक करेगी और आपको ये प्रभाव 15 से 20 दिन में दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है तो वह ठीक होना शुरू हो जाएगी। अगर आपकी त्वचा खराब है तो वह भी ठीक होने लगेगी। आपकी त्वचा ग्लो करेगी। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं तो आपके बाल भी मजबूत होंगे, और अगर आपके बाल सफेद हो चुके हैं
तो वह भी धीरे धीरे काले होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप बहुत थका थका महसूस करते हैं तो आप ऊर्जावान महसूस करने लगेंगे। अगर आप वजन बढ़ाना भी चाहते हैं तो आपका वजन भी बढ़ेगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा फैट होता है वह कम हो जाएगा, क्योंकि मोटापा अनेक बीमारियों को जन्म देता है। यह नियम आपके लिए हर प्रकार से उपयोगी है। तभी गुरु की बात सुनकर उनमें से एक शिष्य खड़ा हुआ और उनसे बोला कि गुरुदेव, मेरे मन में 2 प्रश्न उठ रहे हैं, कृपा करके आप उनका भी जवाब दीजिए। गुरु ने कहा कि पूछो बेटा, तुम्हारा क्या प्रश्न है? तब शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, अगर हम शाम को 7 बजे भोजन करते हैं तो उसके बाद हम 10 बजे तक सोने जाते हैं, तो अगर हमें भूख लगे तो हम क्या करें? शिष्य की बात सुनकर गुरु ने कहा कि बेटा, इसके लिए तुम्हें सबसे पहले यह समझना होगा कि हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका का एक सिस्टम होता है। वह बाहर से कैलोरी लेती है जो हम भोजन खाते हैं, उससे वह ऊर्जा का निर्माण करती है और उसी से हमारा शरीर भी चलता है। लेकिन अगर कोशिकाओं को निरंतर बाहर से आहार मिलता रहता है तो उसी से वह निरंतर ऊर्जा बनाती रहती है। लेकिन जब आप कुछ समय तक भोजन नहीं करते हैं और बाहर से कोशिकाओं को ऊर्जा मिलना बंद हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में कोशिकाएं अपने अंदर जो वेस्ट मटेरियल पड़ा रहता है उससे ही, चाहे वह गलत तरीके का प्रोटीन ही क्यों ना हो, कोई बैक्टीरिया ही क्यों ना पड़ा हुआ हो, वह उनका शोषण करके ऊर्जा का निर्माण करना शुरू कर देती है। इस स्थिति में कोशिकाओं की सफाई होना शुरू हो जाती है और इस प्रक्रिया को ऑटोफिजिक कहते हैं। और इस प्रक्रिया में यह होता है कि जो कोशिकाओं के अंदर एक संरचना होती है जिसे लाकोस्टोन कहा जाता है, लाकोस्टोन के अंदर कुछ एंजाइम होते हैं और यह एंजाइम जो वेस्ट मटेरियल कोशिका के अंदर है उसका पाचन करके उससे ऊर्जा का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। यानी कि आपकी कोशिकाएं जब उसे बाहर से ऊर्जा नहीं मिलती है तो वह अपने अंदर के वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करके उसी से ऊर्जा बनाती है। और इसी तरीके से हमारे शरीर की डिटॉक्स प्रणाली भी शुरू हो जाती है। यह डिटॉक्स प्रणाली जो है वह एक ही तरीके से शुरू हो सकती है और वह यह है कि जब आप कुछ समय तक आहार नहीं लेते हैं। दिन में पूर्ण उपवास करना लोगों के लिए संभव नहीं होता है, कठिन पड़ता है, लेकिन आप इस नियम में अधिकतर समय सो ही रहे होते हैं। तो अगर आप 16 घंटे का नियम अपनाते हैं, शाम को 7 बजे भोजन करके अगले दिन 7 बजे या फिर हो सके तो 11 बजे भोजन करते हैं, तो इससे भी आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि इस समय भी आप अधिकतर समय सो ही रहे होते हैं और उसके बाद आप अपने सुबह के नियम और प्रक्रिया में लगे रहते हैं, जिससे समय निकल जाता है और आपको उपवास का एहसास नहीं होता है। फिर गुरु ने शिष्य से कहा कि बेटा, अगर आपको 7 बजे खाना खाने के बाद भी भूख लगती है तो आप उस समय नारियल पानी ले सकते हैं, क्योंकि यह आपकी डिटॉक्स प्रणाली में कोई बाधा नहीं बनता है। इसके साथ आप एक कार्य और कर सकते हैं जिससे कि आपकी भूख पर प्रभाव भी पड़ेगा और जो आपकी डिटॉक्स प्रणाली है वो भी बेहतर तरीके से काम करने लगेगी। इसके लिए आपको सोने से पहले त्रिफला का प्रयोग करना है। जब आप सोने जाएं तो उससे पहले आधा छोटा चम्मच या फिर 1 छोटा चम्मच सामान्य जल के साथ इसे ले लें। जब हम त्रिफला चूर्ण लेकर सोते हैं तो इससे डिटॉक्स प्रणाली और भी बेहतर तरीके से काम करने लगती है। जिनका मल बहुत ज्यादा रुकता है उनके लिए यह वरदान है। इसके बाद वो गुरु मौन हो जाते हैं। एक बार एक गुरु एक नगर में स्वास्थ्य से जुड़ा उपदेश दे रहे थे कि आज मैं आप सभी को ऐसे 3 धीमे जहर यानी स्लो पॉइजन के विषय में बताने जा रहा हूं, जो आज के समय में लगभग सभी व्यक्ति उन चीजों को खा रहे हैं और वह चीजें अंदर ही अंदर व्यक्ति के शरीर को खराब करती जा रही है, नष्ट करती जा रही है। चाहे उसका पाचन तंत्र हो, इम्यूनिटी, त्वचा हो, इन सभी चीजों को वह प्रभावित कर रही है। साथ ही साथ वह मानसिक स्तर पर भी व्यक्ति को चिंता तनाव की स्थिति में डालने का काम कर रही है। तो अगर आपको अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचना है तो आज के इस मार्गदर्शन को जरूर ध्यान से समझिए। आज मैं आपको यह भी बताऊंगा कि क्यों इन चीजों को छोड़ना चाहिए और साथ ही साथ हमारे शास्त्रों में क्या बताया गया है। इनके स्थान पर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप प्रयोग कर सकते हैं और जिसका आपके शरीर पर कोई नुकसान नहीं होगा। इन चीजों को छोड़ने में आपको कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि मैं इनका विकल्प भी आपको बताऊंगा कि इनको छोड़ना है तो दूसरी कौन सी चीजें हैं जिनको आपको प्रयोग करना है। फिर गुरु सभी से कहते हैं कि हमारे शरीर को संचालित होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा हमें ग्लूकोज से प्राप्त होती है। ग्लूकोज हमारे शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन यहाँ पर यह जानना बहुत जरूरी है कि किस माध्यम से हमें वह ग्लूकोज प्राप्त हो रहा है, कितनी मात्रा में हमें वह चाहिए और क्या उसकी गुणवत्ता है। कहीं उसमें केमिकल तो नहीं है। अगर उसमें अधिक केमिकल मिले हुए हैं तो वह हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो हमें उसका सेवन करना बंद कर देना चाहिए। फिर गुरु कहते हैं कि पहला जहर है चीनी। आपको पता नहीं है कि चीनी कितनी अधिक नुकसान पहुंचाने वाली चीज है। आप उसे खाते रहते हैं, बाजार में गए मिठाइयां ले ली, बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक आप पीते रहते हैं, बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ, एक पेस्ट्री आदि आप खाते रहते हैं। इनमें कितनी अधिक मात्रा में चीनी होती है, इसलिए आपको इनका सेवन बंद करना होगा, क्योंकि यह अंदर ही अंदर आपको बहुत नुकसान पहुंचा रही है। आपको आज पता नहीं चलेगा, लेकिन एक समय के बाद जब इनके दुष्प्रभाव दिखने शुरू होंगे तब आपको दिखेगा कि कितना नुकसान हमें हो गया। हमारे शास्त्रों में गुड़ का बहुत महत्व बताया गया है। गुड़ में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, उससे आपके शरीर पर अच्छे प्रभाव पड़ते हैं। बहुत सारे एंजाइम होते हैं। भोजन करने के बाद भी अगर आप थोड़ा गुड़ लेते हैं तो यह आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है। जो आपकी लार गुड़ के माध्यम से जाती है वह भी पाचन को बहुत अच्छा करती है, मजबूत बनाती है और इसमें केमिकल की मात्रा बहुत कम होती है। और ऐसे गुड़ भी आपको प्राप्त हो जाएंगे जिसमें कोई केमिकल नहीं डाला जाता है। तो आपके लिए सबसे अच्छा क्या है? चीनी के स्थान पर पहली चीज जो आप प्रयोग कर सकते हैं वो है गुड़। दूसरे स्थान पर आप शक्कर का प्रयोग कर सकते हैं। शक्कर भी बिना मसाले वाली, गांव में कहा जाता है कि बिना मसाले वाली शक्कर हमें चाहिए, तो इस प्रकार की शक्कर अगर मिल जाती है तो वह भी आपके लिए अच्छी है। चीनी की तुलना में कैसी भी शक्कर हो वह चीनी से 1000 गुना बेहतर है।
तो शक्कर का प्रयोग आपको करना है। तीसरे स्थान पर आप खांड का प्रयोग कर सकते हैं। अब खांड में शक्कर से अधिक कुछ केमिकल, कुछ चीजें ऐसे डाली जाती हैं जिससे वह थोड़ा साफ दिखाई दे। जिस खांड का रंग थोड़ा काला रहता है वह ठीक समझी जाती है, तो आप खांड का प्रयोग कर सकते हैं। और अंत में चौथे स्थान पर जो चीनी है, उसमें अनेक प्रकार के हानिकारक केमिकल डाले जाते हैं। अनेक तरीकों से उसे प्रोसेस किया जाता है, जिसकी वजह से उसमें कोई गुणवत्ता नहीं रहती, उसमें कोई पोषक तत्व नहीं रहते, उसमें केवल कैलोरी रहती है। कैलोरी के अलावा उसमें से आपको कुछ भी नहीं मिलता है। और एकदम से जब आप चीनी खाते हैं तो आपके शरीर में जो शुगर का लेवल है वह बढ़ना शुरू हो जाता है। जब शुगर का लेवल बढ़ता है तो आपकी पैनक्रियास उसी मात्रा में इंसुलिन का सिक्रीशन करती है, जिससे इंसुलिन की मात्रा शरीर में बढ़ करती है। जब आप अधिक मात्रा में मीठे का सेवन करते हैं तो बार बार इंसुलिन की मात्रा बहुत अधिक बढ़ती है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस एक स्थिति बन जाती है जिसमें कि सेल्स इंसुलिन को ग्रहण करना बंद कर देते हैं। इंसुलिन का काम क्या है? अगर आपको सरल शब्दों में बताऊं तो एक ताले को जिस तरीके से एक चाबी खुलती है, इसी तरीके से ही सेल्स को खोलने का काम इंसुलिन करता है। जब कोई इंसुलिन खोलता है तब वहां पर शुगर जो है वह प्रवेश कर जाती है और सेल्स शुगर का पाचन करके उससे ऊर्जा बना लेता है। लेकिन जब इंसुलिन रेजिस्टेंस की स्थिति बन जाती है, उस स्थिति में सेल्स जो है वो इंसुलिन से प्रभावी हो जाते हैं। यानी कि इंसुलिन शरीर में है लेकिन फिर भी सेल्स इंसुलिन से प्रभावी होकर के खुलते नहीं है। फिर क्या होता है, आपके रक्त में शुगर का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो जो शुगर है वो सेल्स के अंदर जा ही नहीं रहा है। इस प्रकार की स्थिति जब बन जाती है तो ये बड़ी ही गंभीर स्थिति हो जाती है और ये डायबिटीज की तरफ आपको लेकर के जाती है। यूं तो फलों से भी आपको शुगर मिलती है, लेकिन वो एक सही तरीके से मिलती है। उसके साथ में पोषक तत्व भी होते हैं, साथ ही साथ उसके साथ फाइबर भी होता है, और एकदम से वो आपके रक्त में मिलकर के इस तरह से आपको नुकसान नहीं पहुंचाती है, क्योंकि वह एक सही तरीका होता है। लेकिन जब आप ज्यादा मात्रा में चीनी का प्रयोग करते हैं तो बार बार यह शुगर बढ़ती है शरीर में और उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस की बन जाती है, जो कि बहुत ही हानिकारक है आपके लिए। और जब आप निरंतर मीठा खाते हैं तो मीठे का एडिक्शन होना शुरू हो जाता है। जिस तरीके से आपके मस्तिष्क पर किसी नशीले पदार्थ का प्रभाव पड़ता है, उसी तरीके से मीठे का भी एडिक्शन हो जाता है। जब आप कोई मीठी चीज खाते हैं तो आपका जो डोपामाइन हार्मोन है वो तुरंत ही बढ़ता है और आपको अच्छा अनुभव होता है, लेकिन वह कुछ समय के लिए ही बढ़ता है, फिर से वह वापस नीचे आ जाता है, फिर से आपको क्रेविंग होती है और फिर से आपका मीठा खाने का मन करता है। अगर आप मीठा नहीं खाते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता है, जिससे कि चिंता, तनाव की स्थिति, डिप्रेशन की स्थिति बढ़ने लगती है। और अगर व्यक्ति बार बार मीठा खाता है तो वह ओबेसिटी की स्थिति में चला जाता है। यानी कि यह एक मीठे का एडिक्शन आपको मानसिक रूप से भी बीमार कर रहा है और आपको मोटापे की तरफ भी लेकर के जा रहा है। और जब यह मोटापा बढ़ता है तो मधुमेह, हार्ट की समस्या जैसी कई बीमारियां आपके शरीर में होने लगती हैं। यहाँ तक कि ओबेसिटी का संबंध कैंसर से भी है। अगर आपका मोटापा बढ़ता जा रहा है तो इससे आपको कैंसर जैसी समस्याओं से भी सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि आपको चीनी का प्रयोग बिल्कुल बंद करना है। कोशिश करनी है कि धीरे धीरे आपको इसे छोड़ना है। आपको कोशिश करनी है कि 10 दिन, 15 दिन का एक नियम बनाना है कि मैं अब चीनी का बिल्कुल प्रयोग नहीं करूंगा, और उस समय पर आप गुड़ का प्रयोग, शक्कर का प्रयोग करके देखें। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो आपको इसके बहुत अच्छे लाभ दिखेंगे और धीरे धीरे आपकी चीनी और उससे बनी चीजों की लत छूट जाएगी और आपको बहुत अच्छे स्वास्थ्य लाभ मिलेंगे। फिर गुरु दूसरे जहर के बारे में बात करते हुए बोलते हैं कि दूसरा जहर जो बहुत हानिकारक है वह है रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल की जब प्रोसेसिंग की जाती है, आप समझें कि किस तरीके से वह जहर बन जाता है। रिफाइंड ऑयल को निकालने के लिए बीजों से एक प्रोडक्ट का प्रयोग किया जाता है जिसे कहा जाता है हेक्सेन। ये एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। जब इसको मिलाया जाता है, इसके माध्यम से बीजों से तेल को अलग किया जाता है, तो ये बहुत ही हानिकारक हो जाता है। ये विष का काम करता है। इससे सिर दर्द होना, पेट खराब होना, वॉम्पे होना, भारीपन लगना, चक्कर लगना, इम्यूनिटी का खराब हो जाना, इस तरीके के अनेक प्रभाव शरीर पर पड़ते हैं। वैक्सीन का प्रयोग करके तेल निकाला जाता है, फिर उससे सुगंध को और उससे पोषक तत्वों को भी अलग कर दिया जाता है। आपने देखा ही होगा रिफाइंड ऑयल, तो ये बिल्कुल एक पानी की तरह आपको दिखाई देगा। इसमें कोई सुगंध नहीं होगी, इसमें कोई आपको स्वाद नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इससे सब कुछ निकाल दिया गया है। किया क्या जाता है कि इसको 250 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। जब इतना अधिक इसको गर्म किया जाता है तो इसके पोषक तत्व जो है वो नष्ट होने शुरू हो जाते हैं और इस प्रकार पानी जैसा एक तेल आपको प्राप्त हो जाता है। और रिसर्च यह कहती है कि जब आप तेल को बार बार गर्म करते हैं तो गर्म करने से उसने इतनी ज्यादा विषाक्तता पैदा हो जाती है, उसके पोषक तत्व जो है वह बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं और वह आपके लिए हानिकारक हो जाता है। यहाँ तक कि वह आपके डीएनए के लेवल तक आपको नुकसान पहुंचा सकता है। डीएनए के स्ट्रक्चर को भी वह डिस्टर्ब कर सकता है। ये इतना ज्यादा हानिकारक हो जाता है। तो रिफाइंड ऑयल जो है वह पहले से बहुत अधिक पका हुआ होता है। घर पर लाकर के फिर से आप उसे पकाते हैं और कहा यह जाता है कि तेल को 2 बार 3 बार गर्म करना, खोलना उसे बहुत ज्यादा विषाक्त बना देता है। इसलिए कहा जाता है कि जो आप बाहर की चीजें खाते हैं, फ्राइड चीजें खाते हैं, बाहर के प्रोडक्ट खाते हैं, पकौड़े वगैरह खाते हैं, उसने उस एक ही तेल को बार बार गर्म किया जाता है, बार बार उसी में चीजों को चला जाता है, तो वह बहुत हानिकारक हो जाता है। तेल को बार बार गर्म करना यह बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। अगर आपको कुछ ऐसा खाना है तो आप घर पर सरसों के तेल का प्रयोग करके आप ऐसी चीज बनाते हैं, उसको आप ग्रहण करते हैं, तो वह बिल्कुल ठीक है, उसमें समस्या नहीं है। लेकिन रिफाइंड ऑयल को बिल्कुल अपने जीवन से हटा देना है। बाहर की चीजें जो एक ही तेल में बार बार पकाई जा रही है, बिल्कुल उनको हटा देना है। यह चीजें कैंसर तक का कारण बन रही है।
और बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को पैदा कर रही है। फिर गुरु तीसरे जहर के बारे में बताते हुए कहते हैं कि तीसरा जहर है चाय। आज के समय में ऐसी स्थिति बन गई है कि खाना खा रहे हैं, उसके बाद चाय कोई घर पर आ गया, उसके बाद चाय दिन में 4-4, 5-5 बार चाय, सुबह उठते ही खाली पेट चाय। ये आपको कितना नुकसान पहुंचाती है इसके बारे में आपको पता भी नहीं है। आप समझिए कि चाय में एक तैने नाम का पदार्थ पाया जाता है जो कि पोषक तत्वों के एब्जॉर्प्शन में बहुत ज्यादा कमी कर देता है। यानी कि अगर आपने कोई खाना खाया और उसके बाद या उसके साथ आपने चाय पी ली है तो जो पोषक आपको उस आहार में से प्राप्त होने थे वह प्राप्त नहीं होंगे। यह एक बड़ा दुष्प्रभाव चाय का है कि यह पोषक तत्वों को निकालने में सक्षम ही रहता है। शरीर में ऐसी स्थिति बन जाती है किसी भी खाद्य पदार्थ के साथ चाय का प्रयोग करने से, और जब उसमें से पोषक तत्व नहीं निकलते हैं वह ठीक से पचता नहीं है और भी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। दूसरे स्थान पर चाय में जो कैफीन होता है वह आपके शरीर को अति सक्रिय कर देता है, यानी कि रेस्टलेसनेस की स्थिति में शरीर चला जाता है। इंसोम्निया की स्थिति बढ़नी शुरू हो जाती है। माइग्रेन, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़नी शुरू हो जाती है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि शरीर आराम की स्थिति में नहीं है। शरीर को एक संकेत मिल रहा है कि और काम कर और काम कर। इस तरीके से जब शरीर में निरंतर एक प्रक्रिया चलती रहती है तो व्यक्ति का जो हार्ट है वह एक बेस्ट की स्थिति में नहीं जा पाता है। हार्ट से संबंधित समस्याएं, माइग्रेन, नींद नहीं आती है, इंसोम्निया की समस्या बढ़ती है, अनेक प्रकार की इस तरीके की समस्या बढ़ती है। तो ज्यादा मात्रा में ये कैफीन जब व्यक्ति लेता है तो इसका एडिक्शन भी होता है। साथ ही साथ यह इस तरीके की समस्याओं को जन्म भी देता है। तीसरे स्थान पर यह कॉन्स्टिपेशन का कारण बनता है, क्योंकि इसमें एक ऐसी स्थिति बनती है कि यह डिहाइड्रेशन की तरफ लेकर के जाता है। यह शरीर को सुखाता है, रुका करता है, और इस कारण से कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है, मल सख्त होना शुरू हो जाता है। और चाय के अधिक प्रयोग से कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है। जिनको कॉन्स्टिपेशन है वो थोड़ी मात्रा में भी चाय का प्रयोग करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या बढ़ सकती है। तो ये कॉन्स्टिपेशन को भी बढ़ाता है, और कॉन्स्टिपेशन के बढ़ने से फिर पील्स जैसी और भी समस्याएं हो सकती हैं। तो ये वो 3 जहर हैं जिनका प्रयोग सामान्यतः व्यक्ति कर ही रहा है। अब चाहे तो वह पी ही रहा है, कहीं भी अतिथि के रूप में जाता है, चाय मिलती ही है। दूसरे स्थान पर चीनी का प्रयोग कर ही रहा है। चाय में, दूध में, घर पर बनने वाली चीजों में, बाहर से आने वाली चीजों में, कोल्ड ड्रिंक में, बहुत सारी चीजों में चीनी का प्रयोग वह कर ही रहा है। और रिफाइंड ऑयल के प्रति भी वह सजग नहीं रहता। कई बार अपने घरों में, कई बार बाहर वह इन चीजों का प्रयोग करता रहता है। फिर गुरु अपना उपदेश समाप्त करते हुए कहते हैं कि 1 महीने तक आप यह प्रयोग करके देखें। जो मैंने 3 चीजें कही हैं उनको छोड़ करके देखें। विकल्प के रूप में जो चीजें कही हैं उनको प्रयोग करके देखें। सरसों के तेल का प्रयोग करें, गुड़ का, शक्कर का, खांड का प्रयोग करें, और जो चाय है उसको छोड़ करके आयुर्वेदिक चाय का प्रयोग कर सकते हैं। इन चीजों का अगर आप प्रयोग करते हैं तो आप देखेंगे कि यह बहुत ही बड़े बदलाव आपके स्वास्थ्य में लेकर के आएगा। आप स्वस्थ रहे, मेरी यही कामना है। आप इन चीजों को समझें, बिल्कुल लापरवाही ना करें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताइए, और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे।